एवरीवन, आज हम बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में जो हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन से अंटार्कटिका में भारत के सब स्टेशन हैं? विच ऑफ दी फॉलोइंग आर अंटार्कटिका सब स्टेशंस ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए है मैत्री, ऑप्शन बी है दक्षिण, ऑप्शन सी है भारती, ऑप्शन डी है अदिति। ऑप्शन ए है कि ए और डी सही है, ऑप्शन बी है बी और सी सही है, ऑप्शन सी है ए बी और सी सही है, ऑप्शन डी है बी सी और डी सही है। सी आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ए बी और सी, यानी कि मैत्री, दक्षिणी भाग गंगोत्री और जो भारती है ये भारत में क्या है, सब स्टेशन है। अंटार्कटिका में भारत के सब स्टेशन है मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारती। हमारी व्याख्या कह रही है कि दक्षिण गंगोत्री पहला, मैत्री दूसरा 1989 में तथा भारती तीसरा 2012 में अंटार्कटिका में भारत के सब स्टेशन है। भारतीय वर्ष 2012 से भारत का नवीनतम अनुसंधान स्टेशन है। इसका निर्माण खराब मौसम में जो शोधकर्ता हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा निम्नलिखित में से किन महाद्वीप यानी महाद्वीपों से नहीं गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डू नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स? ऑप्शन ए है उत्तर अमेरिका और अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ऑप्शन सी है यूरोप और अंटार्कटिका और ऑप्शन डी है ओनली अंटार्कटिका। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी, यूरोप और अंटार्कटिका। ये कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा ये यूरोप और अंटार्कटिका महाद्वीपों से नहीं गुजरती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा और जो मकर रेखा है ये यूरोप और अंटार्कटिका महाद्वीपों से नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानकेमंतर माना जाता है। ये रेखा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से होकर गुजरती है? द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट इज treated as the standard meridian for India. It passed through which of the following region? ऑप्शन ए है भारतीय महामरुस्थल, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ऑप्शन बी है पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट्स। ऑप्शन सी है सुंदरबन डेल्टा। ऑप्शन डी है ईस्टर्न घाट्स यानी कि पूर्वी घाट। से आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन डी, ईस्टर्न घाट्स यानी पूर्वी घाट। ये भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानकेमंतर माना जाता है और ये पूर्वी घाट से होकर गुजरती है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानकेमंतर मानते हैं। 82.5 डिग्री पूर्व को क्या मानते हैं भारत में? मानकेमंतर। और ये रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? पूर्वी घाट से। भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा गया था कि भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इनसे होकर गुजरते हैं। तो भारतीय मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5। भारत के कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। ठीक है, और ये 82.5 डिग्री मानक रेखा होती है और ये पूर्वी घाट से होकर गुजरती है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिमी घाट में किस तरह की वनस्पति पाई जाती हैं? विच टाइप्स ऑफ वेजिटेशन अकॉर्स द वेस्टर्न घाट्स? ऑप्शन ए है कि पश्चिमी ढालों पर उष्णकटिबंध वर्षावन तथा पूर्वी ढालों पर कटीली झाड़ियाँ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑन द वेस्टर्न स्लोप्स एंड थ्रॉनी बसेस ऑन द ईस्टर्न स्लोप्स। ऑप्शन बी कह रहा है कि पश्चिमी ढालों पर कटीली झाड़ियाँ तथा पूर्वी ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन, थ्रोनी बसेस ऑन द वेस्टर्न स्लोप्स एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑन द ईस्टर्न स्लोप्स। ऑप्शन सी है कि दोनों ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑन द बोथ स्लोप्स। और ऑप्शन डी है कि दोनों ढालों पर कटीली झाड़ियाँ, थ्रोनी बसेस ऑन द बोथ स्लोप्स। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए कि जो पश्चिमी घाट में किस तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं? तो पश्चिमी घाट पर पाई जाती हैं पश्चिमी ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन और जो पूर्वी ढाल होते हैं उन पर कटीली झाड़ियाँ। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि पश्चिमी घाट में पश्चिमी ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षा
वन तथा पूर्वी ढालों पर कटीली झाड़ियां तरह की जो वनस्पति होती हैं वो पाई जाती हैं। पश्चिमी ढलानों में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय यानी चौड़ी पत्ती वाले वन जो होते हैं, जिनमें मुख्यतः रोजवुड, महोगनी, देवदार ये सब शामिल होते हैं। और पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों में मुख्य रूप से सागौन, सियाल, शीशम जैसे शुष्क और जो अर्ध पर्णपाती होते हैं वन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सहारा मरुस्थल के गुफा चित्रों में नदियों और विभिन्न प्रकार के जो जानवर होते हैं उनको दिखाया गया है। ये दर्शाते हैं कि ऑप्शन ए है कि सहारा के लोग बहुत कल्पनाशील थे। पीपल ऑफ सहारा हैड बीन हाईली इमेजिनेटिव। ऑप्शन बी है कि सहारा के लोग दुनिया घूमे हुए थे। पीपल ऑफ सहारा हैड ट्रेवल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। ऑप्शन सी कह रहा है कि सहारा के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन हुआ था। क्लाइमेट चेंज ऑकर्ड इन द सहारा एरिया। चौथा कह रहा है कि विदेशी सहारा के क्षेत्र में रहते थे। फॉरेनर्स वर स्टेइंग इन सहारा। सी आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी कि सहारा के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन हुआ था। ठीक है, ये हमें दर्शाता है कि सहारा मरुस्थल की गुफा चित्रों में नदियों और विभिन्न प्रकार के जानवरों को दिखाता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि सहारा मरुस्थल के गुफा चित्रों में नदियों और विभिन्न प्रकार के जो जानवर थे उनको दिखाया गया है, जो ये दर्शाता है कि सहारा क्षेत्र में जलवायु जो परिवर्तन है वो हुआ था। हजारों साल पहले सहारा रेगिस्तान बहुत सारे पानी के स्रोतों, वनस्पति और वन्य जीव के साथ आज से बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। चार्ट में एनएडी की गुफाओं से गुफा चित्र और पेट्रोग्लिफ अतीत में सहारा रेगिस्तान कैसा था, इस बारे में और जानने के लिए ये महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन हमारा असर्शन और रीजन वाला है। असर्शन कह रहा है कि शॉर्ट स्टैंड ट्रीज एंड ग्रासेस फ्रॉम द ग्रासलैंड्स, यानी कि छोटे आकार वाले वृक्ष और घास स्थलों का निर्माण करते हैं। रीजन कह रहा है कि आर्द्रता की मात्रा वृक्षों के आकार और उसके घनत्व को प्रभावित करती है। अमाउंट ऑफ मॉइस्चर regulates the size of trees and their density। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन ए कि बोथ ए एंड आर ट्रू आर एंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और जो आर्द्रता होती है उस पर क्या करती है, डिपेंड करती है। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन जो होते हैं वो प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे जो आर्द्रता होती है वो कम होती चली जाती है, वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उसकी सघनता भी होती है वो कम होती चली जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास जो है वो उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का क्या किया जाता है, निर्माण। इस तरह से और दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ई की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी पवनें हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमानेंट विंड। ऑप्शन ए है कि पूर्वी पवने मानसूनी पवने, ईस्टर्न एंड मानसून विंड्स। ऑप्शन बी है लू और मानसूनी पवने, लू एंड मानसून विंड्स। ऑप्शन सी है समुद्र समीर और पश्चिमी पवने, सी ब्रीज एंड वेस्टर्लीज। और ऑप्शन डी है व्यापारिक पवने और पश्चिमी पवने, ट्रेड विंड्स एंड वेस्टर्लीज। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ट्रेड विंड्स एंड वेस्टर्लीज यानी व्यापारिक पवने और पश्चिमी पवने जो होती हैं वो कैसी पवनी होती हैं, परमानेंट विंड्स यानी स्थायी पवने होती हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि व्यापारिक पवने और पश्चिमी पवने कैसी होती हैं, स्थायी पवने होती हैं। और स्थायी पवने वो कैसे चलती हैं, पूरे वर्ष भर यानी पूरे साल चलती हैं, इसीलिए इन्हें स्थायी पवने परमानेंट विंड्स कहते हैं। स्थायी पवनों के प्रकार होते हैं व्यापारिक पवने, पूर्वी हवाएं और पश्चिमी पवनें कितनी होती है, ईस्टर्न पवन्स, वेस्टर्न पवन्स एंड पूर्वी। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि पवनों के बारे में दिए गए निम्न दो कथनों ए और बी पर ध्यान दें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट द विंड्स। ऑप्शन ए है कि पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं। द विंड ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ऑप्शन बी कह रहा है कि पवनों की दिशा निर्धारण में पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना भी एक कारक के रूप में प्रभावित करता है। रोटेशन ऑफ द अर्थ इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर विच अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स। तो हमें चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए है कि ए और बी दोनों सही हैं और बी ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है कि दोनों ए और बी सही हैं, किंतु जो बी है वो ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी कह रहा है
ए सही है किंतु बी गलत है, और ऑप्शन डी कह रहा है कि ये गलत है किंतु बी सही है। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी कि दोनों ए और बी सही है किंतु जो बी है वो एक की सही व्याख्या नहीं है। यानी कि जो पवनें होती हैं वो उच्च दाब से कैसी बहती है, निम्न दाब की ओर, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, याद रखना एल की तरफ, यानी कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। और पवनों की दिशा निर्धारण में पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना भी एक कारक के रूप में प्रभावित होता है। ये दोनों बिल्कुल सही बात है, लेकिन व्याख्या सही से ये नहीं कर रहा है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि वायुदाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण हवा जो होती है वो उच्च दाब से निम्न वायुदेव की जाती है, जबकि पवनों की दिशा निर्धारण में पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना भी एक कारक के रूप में क्या होता है, प्रभावित। कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण। इस तरह से दोनों सही हैं किंतु सही कारण नहीं है। ठीक है, हमारी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों ए तथा बी को पढ़ें। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी। पहला है कि विभिन्न जलवायु दिशाओं के चलते भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। ड्यू टू वेरिड क्लाइमेट कंडीशंस इंडिया हैज़ ए वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। ऑप्शन बी कह रहा है कि किसी क्षेत्र विशेष की प्राकृतिक वनस्पतियां केवल वहां पर होने वाली वर्षा पर निर्भर करती हैं। नेचुरल वेजिटेशन ऑफ एनी एरिया इज डिपेंडेंट ओनली ऑन रेनफॉल इन दैट एरिया। सही विकल्प का चूज करना है। ऑप्शन ए है ये सही है, ऑप्शन बी है बी सही है, ऑप्शन सी कह रहा है कि और बी दोनों सही है, और ऑप्शन डी कह रहा है कि ना तो ए सही है और ना ही बी सही है। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए कि ओनली ए सही है, यानी केवल इसमें से ए वाला सही है कि मिट्टी और जलवायु में विभिन्नता के कारण भारत में जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं उनमें क्या पाई जाती है, काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। किसी क्षेत्र विशेष की वनस्पतियां वहां पर होने वाली वर्षा और जो तापमान होती है उस पर निर्भर करती हैं, और यहाँ मिट्टी की मोटाई और ढलान जैसे कारक भी निर्भर करते हैं, इसीलिए ऑप्शन ए जो हमारा है वो सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लौह अयस्क से संबंध प्रिंस चार्ल्स पर्वत अवस्थित है। प्रिंस चार्ल्स माउंटेन विच इज एसोसिएटेड विद आयरन और इज लोकेटेड इन। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी है अंटार्कटिका में, ऑप्शन सी है नॉर्थ अमेरिका में, और ऑप्शन डी है साउथ अमेरिका में। ऑप्शन बी अंटार्कटिका में। जो लौह अयस्क के संबंधित प्रिंस चार्ल्स पर्वत है ये अंटार्कटिका में अवस्थित है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों के कारक कौन से कारक किसी भी पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। विच ऑफ द गिवन फैक्टर्स कैन चेंज एनी सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। ऑप्शन ए है टाइम यानी कि समय, ऑप्शन बी है टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी, ऑप्शन सी है नीड यानी कि जरूरत, ऑप्शन ए है कि और बी यानी केवल एक और बी सही है, ऑप्शन बी है बी एंड सी ओनली केवल बी और सी सही है, ऑप्शन सी है ए एंड सी ओनली केवल ए और सी सही है, ऑप्शन डी है ए बी और सी यानी कि ए बी तीनों सही हैं। सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा डी कि ए बी एंड सी यानी कि ए बी सी तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। हमारी व्याख्या कह रही है कि समय और प्रौद्योगिकी यानी कि टाइम एंड टेक्नोलॉजी ये दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं जो किसी भी पदार्थ को क्या कर चेंज कर देते हैं, संसाधन यानी कि रिसोर्स में चेंज कर सकते हैं। दोनों लोगों की ज़रूरतों से संबंधित है। कोई भी वस्तु जिसकी हमारे लिए कुछ उपयोगिता होती है क्या कहलाती है, संसाधन है कि रिसोर्स कहलाती है। संसाधनों को आमतौर पर हम इस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, और मानव संसाधन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपड़ कृषि विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांटेशंस आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्शन ए है कि मलेशिया में रबर इन मलेशिया, ऑप्शन बी है ब्राज़ील में कॉफ़ी इन ब्राज़ील, ऑप्शन सी है भारत में चाय टी इन इंडिया, ऑप्शन डी है कनाडा में मक्का मेज इन कनाडा। तो इसमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी एंड सी, यानी कि ए बी और सी सही हैं। ठीक है, मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कॉफ़ी और भारत में चाय, ये जो होते हैं ये रोपड़ कृषि विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है। ठीक है, हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं कि मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान होते हैं इन्हें फजेंडा कहते हैं, और भारत में जो चाय होती है ये रोपड़ कृषि विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। हमारी व्याख्या भी कह रही है
कि रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार होता है। तो पूछ लेता है कि रोपण कृषि किस कृषि का एक प्रकार है, तो वो है वाणिज्यिक यानी कि कॉमर्शियल कृषि का, यानी कि इसे पैसा जो होता है वो मिलता है इसको बेचने पर। जहाँ चाय, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। मतलब जहाँ पे हम चाय का, काजू की, रबड़ की और जो केला और कपास होती है उसकी एकल फसल उगाते हैं। इसमें बृहद पैमाने पर यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर यानी बहुत बड़ी संख्या में श्रम और पूंजी की क्या होती है, नीड यानी कि आवश्यकता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कॉफी और भारत और श्रीलंका में चाय जो होते हैं वो इसके उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर की खोज में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन कर किस धर्म को अपनाया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कन्वर्टेड टू विच रिलीजन इन सर्च ऑफ इक्वालिटी। ऑप्शन ए है जैन धर्म जैनिज्म, ऑप्शन बी है ईसाई धर्म क्रिश्चियनिटी, ऑप्शन सी है बौद्ध धर्म बुद्धिज्म, ऑप्शन डी है इस्लाम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बौद्ध धर्म। समानता की खोज में जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने आर्टिकल 32 को आत्मा कहा है। हमारी व्याख्या कह रही है कि समानता की खोज में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। ये महर जात से संबंधित थे। इन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को अपने 3 लाख से अधिक अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म का अनुसरण कर लिया था और बुद्ध आदर्शों के पालन करने की क्या ली थी, शपथ ली थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या विविधता का एक वैध उदाहरण नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी। ऑप्शन ए है कि एक गांव में अलग अलग समुदाय के लोग हैं जो अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं। अ विलेज हैज मेंबर्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज हु प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन। ऑप्शन बी है कि एक गांव में अलग अलग जाति के लोग हैं जिन्हें पदानुक्रमिक तरीके से देखा जाता है। अ विलेज हैज़ पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट हु आर सीन हाई क्रिटिकल मैनर, यानी कि कोई ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, क्षत्रिय है, तो उनको उसी क्रम में अलग अलग तरह से देखा जाता है। अगला कह रहा है कि एक गांव में एक सार्वजनिक स्थान है जहां अलग अलग त्योहारों को मनाया जाता है। अ विलेज हैज़ अ पब्लिक प्लेस वेयर डिफरेंट फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड। और चौथा कह रहा है कि एक गांव में कई लोग हिंदी बोलते हैं और कुछ अंग्रेजी बोलते हैं और वे सब अक्सर सामान्य वार्तालाप करते हैं। अ विलेज हैज़ मैनी पीपल हु स्पीक हिंदी एंड सम आल्सो इंग्लिश एंड दे ऑफन एंगेज इन कॉमन कन्वर्सेशन। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी कि एक गांव में अलग अलग जाति के लोग हैं जिन्हें पदानुक्रमिक तरीके से देखा जाता है। तो उनमें से विविधता का वैध उदाहरण नहीं है। इसलिए हमसे पूछा भी यही था कि विविधता का कौन सा वैध उदाहरण जो है वो नहीं है, बल्कि ये तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि एक गांव में जो अलग अलग समुदाय के लोग होते हैं वो अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं। मतलब जिसका जो धर्म है वो उसी धर्म का पालन करता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मतलब ये है कि जो लोग होते हैं वो अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं, एक धर्म में बंधे नहीं है। तो ये तो क्या करता है कि विविधता का उदाहरण है, ठीक है, यहाँ विविधता देखने को मिलती है। लेकिन जाति के लोग हैं जो एक ही क्रम से देखे गए हैं तो ये कोई विविधता का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तीसरा कह रहा था कि एक गांव में एक सार्वजनिक स्थान है जहाँ अलग अलग त्यौहार मनाते हैं। ये भी हमारे विविधता को देखा गया है इसमें। क्यों? क्योंकि कोई होली मनाता है, कोई दिवाली, कोई ईद, कोई लोहड़ी, तो अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो वहाँ में विविधता देखी जाती है। और चौथा कह रहा है कि एक गांव में कई लोग क्या बोलते हैं, हिंदी, और कुछ लोग बोलते हैं अंग्रेजी, तो वो भी क्या करते हैं, सामान्य वार्तालाप करते हैं, तो वो भी विविधता देखी गई है। ठीक है, विविध लोग हैं। तो नो नहीं पूछा था तो ऑप्शन भी नहीं हो जाएगा। मेरी व्याख्या कह रही है कि एक गांव में अलग अलग जाति के लोग होते हैं जिन्हें पदानुक्रमिक तरीके से देखा जाता है और विविधता का ये वैध उदाहरण नहीं होता है। गरीबी, अमीरी, जाति व्यवस्था ये विविधता का उदाहरण ना होकर किसके होते हैं, असमानता के। जबकि दिए गए अन्य विकल्प धार्मिक, भाषाई, सांस्कृतिक विविधता के उदाहरण होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स का भारत में ज़्यादा प्रचलित नाम क्या है। व्हाट इज द मोर पॉपुलर नेम फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट इन इंडिया। ऑप्शन ए है संसद, ऑप्शन बी है लोकसभा, ऑप्शन सी है राज्यसभा, ऑप्शन डी है विधानसभा। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन
सी राज्यसभा। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स का भारत में ज़्यादा प्रचलित नाम है वो है राज्यसभा। हमारी व्याख्या कह रही है कि भारत की संसद में राष्ट्रपति के साथ जो होते हैं वो 2 अन्य सदन भी होते हैं जिन्हें हम लोकसभा कहते हैं। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है और राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स में विभाजित है। तो भारत की संसद में राष्ट्रपति के कितने और लोग होते हैं? 2 लोग। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को काउंसिल ऑफ पीपल कहते हैं और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा CTET का प्रीवियस ईयर का पेपर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।